साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। जिले में नहीं थम चोरों का आतंक। पुरानी बाजार में बाइक की डिक्की तोड़ कैश और जेवर लेकर फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने को लेकर धावा दल का गठन। कई गैस एजेंसियों में की जांच। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित एक गहना दुकान के सामने से आभूषण कारोबारी की बाइक की डिक्की तोड़कर 10 ग्राम सोना व 60,000 रुपए उड़ा दिया। इस संबंध में कारोबारी सरैया थाना के सिवड़ी बहिलवाड़ा निवासी अशोक कुमार ने नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। अशोक कुमार ने बताया कि वे आभूषण कारोबारी है। गांव से पुरानी बाजार करीब 3:15 बजे पहुंचे। इसके बाद जिस दुकान में काम था उसके सामने बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद दुकान के अंदर चले गए। वहीं कुछ देर के बाद जब बाहर आया तो देखा कि बाइक की डिक्की खुली हुई है। उसमें रखा गया 10 ग्राम सोना व रुपए वाला थैला गायब था। इधर पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ज्वेलरी और पैसे से भरा झोला लेकर फरार हो जाता है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद नगर पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। सर, घर से हम बहिलवाड़ा से सीधा आए, पुरानी बाजार टंच वाले के पास गाड़ी लगाए, सोना गलाने गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद भाई आया, भाई के बोले चाबी के पुर्जा लेके आओ। भाई बोला डिग्गी खुला हुआ है। उतने देर में हमको बेहोश हालत हो गया, हम सो गए उसी दुकान में। क्या देखे गया तो कुछ नहीं, मेरा सामान कुछ नहीं, झोड़ा गायब था। इसमें से क्या क्या था झोड़ा में? 60,000 रुपया था, 10 ग्राम सोना था, कांटा था, बिल बुक था, कैंची पिलास था, गुड़िया था। क्या करते हैं आप? सोना चांदी का घूम कर बेचते हैं सर। बेचते हैं, फेरी करते हैं जी। अच्छा, पता चला कैमरा में? हाँ, कैमरा में पता चला है, मगर उसका चेहरा दिख पूरा नहीं रहा। मास्क लगाया हुआ है। गाड़ी से 2 आदमी है। एक आदमी उतर गया है, फिर आया गाड़ी से, डिग्गी में से झोला निकाला, फिर गाड़ी स्टार्ट किया, आगे से चढ़ा और उससे भाग गया। किधर भागा? सर, पूर्व में है भागा। हमेशा के यहाँ फेरी करते थे? हाँ, हमेशा मतलब हुआ और गांव में करते हैं। यहाँ माल लाने आए थे। किसके यहाँ? यहाँ सर पहले सोना गलाने आए थे यहाँ, उसके बाद माल हम लोग लेते हैं। किसके दुकान में? सर तो कहूँ दुकान में लेते हैं माल हम लोग। पहले सोना पुरान दरब होता है ना, उसके गलाने के बाद हम लोग माल लेते हैं। कितने का नुकसान हुआ है? 1,10,000। पुलिस केस की है? हाँ, FI की है। पहचान हुई चोर की? चोर की अभी पहचान सर नहीं हुआ है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच निजी नर्सिंग होम के बढ़ती मनमानी और ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कड़ा रूप अख्तियार करते हुए गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आपदा के समय अगर कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार में किसी प्रकार की कमी और मनमानी की जाती है तो उन्हें और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जाती है तो चयनित लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था कराने के लिए मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए DRDO द्वारा पताही हवाई अड्डे पर बनाए गए कोविड-19 हॉस्पिटल की तर्ज पर जिले में सिकंदरपुर स्टेडियम या फिर किसी दूसरी जगह जल्द ही अस्पताल बनाए जाने की बात कही।
आज की बैठक में किसकी विषय तो बैठक हुई है सर? एक तो हम लोग जो ऑक्सीजन के लिए एक यहाँ पर एक और एजेंसी है जो कि इंडस्ट्रियल उत्पादन करती थी, उसको शीघ्र हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति का भी लाइसेंस दिलवा रहे हैं ताकि वहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। क्योंकि इसके अतिरिक्त एक कोविड ओपीडी भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि या तो इस स्टेडियम में होगा या फिर सिकंदरपुर स्टेडियम में होगा, वो हम तय कर रहे हैं ताकि कई लोगों को जो सोचना पड़ रहा है, टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कोविड ओपीडी में शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा है कि अल्पसंख्यक छात्रावास भी पूरी तरह से तैयार है, जो कि आज से अभी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीओस को यदि जो आवश्यकता है तो प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है, और जो हम लोगों ने प्रतिबंध निकाले हैं उसका सख्ती से पालन कराने के लिए निश्चित किया गया है। प्लस प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक परिवार को हम लोग 6 मास्क वितरण कराने जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी की समीक्षा की। जिले में ऑक्सीजन की किल्लत के साथ ही सिलेंडर के लिए हो रही मनमानी वसूली के मामले को डीएम प्रणव कुमार ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि खाद्य सामग्री और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ऑक्सीजन सप्लायरों को लोगों को बेचे गए सिलेंडरों के संबंध में पूरी रिपोर्ट देने के आदेश दिए। साथ ही डीसीएलआर पूर्वी स्वप्निल कुमार और नगर डीएसपी रामनरेश पासवान के नेतृत्व में धावा दल का गठन कर ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले पर नकेल कसने की हिदायत दी। डीएम के गंभीर होने के बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। इसके बाद डीसीएलआर पूर्वी और नगर डीएसपी काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चंदलोक चौक के 2 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर के गोदामों पर जांच को पहुंचे। जांच के बाद डीसीएलआर पूर्वी स्वप्निल कुमार ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने कहा कि जांच के क्रम में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, देखिए, इस तरह कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे हो सकते हैं जो कि मौके का फायदा उठा रहे होंगे। उसके लिए ऑलरेडी सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है और शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने डीसीएलआर और एसडीपीओ के अध्यक्षता में एक टीम गठित की है, जिनके द्वारा लगातार छापेमारी की जाएगी और यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति पाए जाएंगे तो उनका कार्रवाई इधर देखिए। कोरोना के जो जिस रफ्तार से कोविड हमारे यहाँ स्प्रेड कर रहा है, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई उस मात्रा में नहीं हो पा रही है। कुछ सूचनाएं मिली थी आप ही लोग के माध्यम से और लोगों से कि हो सकता हो तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी लोग मौका का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी के मद्देनजर जितने भी ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं हमारी जानकारी में, उनके यहाँ हम लोग रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति पता कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने शिवम गैस में किया था और अभी यहाँ पर हम लोग शिव शक्ति में आए हुए हैं। शिव शक्ति वाले के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, केवल इनके पास 3 सिलेंडर ऑक्सीजन है अभी स्टॉक में, और इनको पिछले 2-4-10 दिनों से एसपीजीएम से सिलेंडर नहीं, आपूर्ति ऑक्सीजन की नहीं हुई है। हमारा प्रयास होगा कि एक दूसरा और एजेंसी पाटलिपुत्रा जो पहले फंक्शनल था उसको भी चालू कराया जा सके, जिससे लोगों को और सुविधा मिल सके। धन्यवाद साहब। और हमारे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और आदेशानुसार हम लोग अभी जांच पड़ताल में जुड़े हुए हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन का जो प्राइवेट से सप्लाई हो रहा है लोग कर रहे हैं, वहाँ कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। उसी जाँच में हम लोग आए हुए हैं, डीसीएलआर साहब साथ में है। जाँच के बाद जो है कहीं पर उस तरह का मिलता है, कहीं के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज अभी तक जो छापेमारी हुई है उसमें कोई बातें सामने आई है कि नहीं? कुछ नहीं, अभी उस तरह का कुछ नहीं आया है। जांच अभी चल ही रही है, सब जगह अभी ठीक ठाक है पोजीशन। जैसे सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर 10,000 यानी सीधा डबल रेट पर बाजार में मिल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? नहीं, इस तरह के यदि तथ्य आएंगे, सामने आएंगे, साक्ष्य आएंगे तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ जिले में एजिथ्रोमाइसिन जैसी कोरोना की सामान्य दवाओं की कमी होने लगी है। शहर की दुकानों में एजिथ्रोमाइसिन के अलावा विटामिन सी और जिंक की कमी है। लोगों को काफी खोजने पर एजिथ्रोमाइसिन मिल रहा है। ग्राहक 3 पत्ता दवा मांग रहा है तो दिया जा रहा 1। ऐसे में होम आइसोलेशन में रह रहे लोग संकट में हैं। स्वास्थ्य विभाग को एजिथ्रोमाइसिन दवा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को मुफ्त देनी है, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इधर अब बाजार में यह दवा उन्हें मिल नहीं रही है, ऐसे में लोगों को दवा के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।
ड्रग इंस्पेक्टर उदय बल्लभ ने बताया कि लोग कोरोना से घबराकर अधिक संख्या में एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी और जिंक खरीद रहे हैं, जिस कारण बाजार में पर्याप्त मात्रा में ये दवाएं नहीं है। जिन्हें इन दवाओं की आवश्यकता है, अगर वही खरीदे तो किसी प्रकार की दवा की कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। रेमडेसिविर छोड़ करके बाकी दवाओं की जो उपलब्धता की पोजीशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए कम गया है। 2 दिन के लिए कमी हुई मार्केट में, लेकिन कल से फिर उपलब्ध है। जैसे कि आपको एजिथ्रल की कमी हो गई थी, जिंक टैबलेट की कमी हो गई थी, ये सब कल से फिर उपलब्ध हो गई है। ऑक्सीमीटर, विटामिन सी और ये सब बहुत भी सारी डिमांड- इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं। कब तक आने की उम्मीद है? ये सब फिर सुचारू रूप से हो जाएगा, 2 से 3 दिन में सुचारू रूप से हो जाएगा। क्योंकि जरूरत से ज़्यादा डिमांड ऑक्सीमीटर का एकाएक हो गया, तो उस हिसाब से तो उत्पादन तो कहीं नहीं किया नहीं जा रहा था मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़े दिन के लिए तो हो गया, लेकिन रेमडेसिविर छोड़ के बाकी की लंबे समय तक में किल्लत नहीं होने वाली है। एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेची जा रही है बहुत सारी दवा दुकानदारों के द्वारा। उस पर दवाओं में ऐसी शिकायत यदि आती है कहीं से, तो हम लोग को भी दिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीमीटर की बात कर रहे हैं सर? ऑक्सीमीटर की, ऑक्सीमीटर के विषय में सुनने में आया है कि ब्लैक मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मार्केट में है ही नहीं है, तो इस संबंध में तो कुछ अभी नहीं कहा है। अच्छा, ये बताया जाए जो रेमडेसिविर है उसको लेकर अब मना भी किया गया है कि वो नहीं लिखे, उसके एवज में मतलब किस प्रकार के उसको लिखे जा रहे हैं दवा? देखिए, एंटी बैक्टीरियल और भी दवाएं हैं, हाँ। एंटीवायरल और भी दवाएं हैं जिसका कि यूज किया जा सकता है। इस संबंध में एक्सपर्ट ने अपना तो राय बता ही दिया है आपको। जी जी। अभी उपलब्धता है रेमडेसिविर वगैरह की उपलब्धता एकदम नहीं है। अच्छा, कब तक होने की उम्मीद है? अभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, क्योंकि पटना में ही बहुत कम आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट को जाने के हालत में अभी नहीं है। दवाओं का स्टॉकिस्ट को लेकर आप अपने स्तर से कुछ कर रहे हैं क्या? कोई दवा यहाँ उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि इसकी कालाबाजारी ना हो, ऊंचे दामों पर ना बेचा जाए, इसे तो उन लोगों को निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौर में सरसों तेल और रिफाइन की बढ़ी हुई दर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मार्च तक सरसों तेल 140 रुपए और रिफाइन 130 रुपए लीटर था, लेकिन अप्रैल में सरसों तेल और रिफाइन पर 25 से 30 रुपए लीटर बढ़ गया है। कंपनियां इसी दर पर तेलों की सप्लाई कर रही है। हालांकि पहले की खरीद के तेल भी इसी भाव में बिक रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन के समय जिला प्रशासन ने खाद्य विक्रेताओं के साथ बैठकर सभी चीजों की मूल्य तय किए थे, लेकिन इस बार प्रशासनिक गाइडलाइन तय नहीं है। ग्राहकों ने कहा कि एक तो कोरोना की वजह से कोई काम धंधा नहीं है, ऊपर से इतना महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हो गया कितने कैसे खरीदे सरसों का तेल और रिफाइन? 180 रुपये लीटर। पहले कैसे मिलता था? 150। इतना महंगा हो गया, कैसे काम चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोरोना में तो भी स्थिति खराब है, पैसा ही नहीं है खाने को और उस महंगाई पैसे इतनी महंगाई, सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती है। एक तरफ जहां जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं इस संक्रमण से बचाव का हथियार मास्क पहनना भी जिलेवासी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। गुरुवार को काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस के द्वारा माड़ीपुर चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों से मास्क नहीं पहनने को लेकर फाइन भी वसूला गया। मास्क श्वास फूलने लगता है बाबू। पिताजी के नाम चतुर्भुज मास्क काहे लगाता है? इसमें बोलिए कि मास्क काहे नहीं लगाता है? मास्क लगाने का है दम फूलने लगता है बाबू, इसमें बीमारी लगेगा तो लगा देंगे। अभी देखिए कहते हैं देखिए कितने पैसे हैं, इतने मास्क नहीं होंगे। इतने पैसे मास्क बजाएंगे, इतने मास्क बजाएंगे बोलिए। अकेले हैं? अकेले मास्क नहीं लगता है क्या? 50 रुपये सर मास्क नहीं लगाया आपने? 50 भैया बोले लगा अकेले हैं। अकेले मास्क नहीं लगाया जाता है? अकेले कोई नहीं, कोई गाड़ी में तो बाहरी आदमी नहीं है, पर्सनल डॉक्टर का गाड़ी है, इसमें क्या लगा? सुनिए ना, 50 रुपये दीजिए ना, 50 रुपये दीजिए। चलान कट रहा है 50 रुपये का। जो मास्क नहीं पहना है उसके लिए 50 रुपये का चलान कटता है। काफी लोगों को फेस करना पड़ा, कई लोग 4 व्हीलर में है मास्क लगा के नहीं चल रहे, उनको क्या कह रहे हैं? जो नहीं मास्क लगाए उसको चलान कटता है। अभी तक कितना चलान काट अभी तो 7-8 को काट दिए हैं।
आगे भी जारी रहेगा। हाँ आगे जारी तो चालान कट रहा जो मास्क नहीं पहनता है उसके लिए चालान काटा जाता है। इतना बढ़ रहा है, मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ लगाना चाहिए। नहीं लगाता है। लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुजरी बहलखाना रोड स्थित कार्यालय क्षेत्र से सैनिटाइजेशन का छिड़काव की शुरुआत किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कार्यालय क्षेत्र से पुरानी गुजरी, शनि मंदिर रोड, भवानी सिंह मार्ग के सभी घरों को सैनिटाइज किया गया है ताकि लोग घर में सुरक्षित रहे। एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए फिर से आज एक नई शुरुआत की गई है। मंच के द्वारा आज से पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय से सैनिटाइजेशन कार्य की शुरुआत की गई, जो शनि मंदिर, पुरानी गुदरी रोड, भवानी सिंह मार्ग में शुरुआत की गई है और आगे भी इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। उद्देश्य ये रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर को भी इस कोरोना बीमारी से बचाना है। साथ ही लोगों से यह अपील है कि आप लोग भी आगे आए और अपने शहर मुजफ्फरपुर को इस कोरोना बीमारी से बचाएं। जिले में गुरुवार की अहले सुबह हुई झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में घंटों बारिश होने से आम और लीची के किसानों में एक तरफ खुशी दिखाई पड़ी और वहीं दूसरी तरफ गेहूं की तैयार फसल को नुकसान हुआ है। वहीं चमकी बुखार और कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिजनों के मन में यह उम्मीद जगी है कि मौसम के ठंडे होने से कोरोना का कहर कहीं कम हो जाए। दूसरी ओर किसान अपने गेहूं के फसल के बर्बाद होने के डर से चिंतित है। कुल मिलाकर सुबह की बारिश ने जिलों के किसानों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल पैदा कर दिया है। बहुत फायदेमंद है। आम लीची सब खूब बढ़िया से फल आएगा। जैसे गेहूं के लिए नुकसान है, गेहूँ सब भीज गया है जहाँ के तहाँ। पटवन में जो करना पड़ा था उससे लाभ मिलेगा? कैसे जो पटवन हो रहा था अभी उसमें लाभ मिलेगा? पटवन से कोई लाभ नहीं होगा, सब नुकसान है। तो बारिश फायदेमंद रहा कि नुकसान? बारिश तो रबी फसल के लिए नुकसान है। आम लीची के लिए? आम लीची के लिए फायदा है, तरबूजा, खीरा, राई से सब्जी के लिए फायदा है। बेतिया में गैस सिलेंडर की एजेंसी में आग लगने के बाद मुजफ्फरपुर के अग्निशमन विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिले के सभी गैस एजेंसियों के गोडाउन की विधिवत जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी और कमांडेंट गौतम कुमार खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इसी के तहत कमांडेंट गौतम कुमार के नेतृत्व में जिला अग्निशमन विभाग की टीम ने कई गैस गोदाम का निरीक्षण किया और वहां आग बुझाने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही गैस के सिलेंडर में आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। इधर टीम ने रामदयालु नगर स्थित चंद्र गैस एजेंसी के गोदाम का मुआयना किया। वहां आग बुझाने के सभी उपकरणों की जांच की गोदाम के भीतर जाकर टीम ने सुनिश्चित किया। सिलेंडर अगर गिर जाए तो उसमें आग तो नहीं लग सकता। इसके बाद गोडाउन में मौजूद कर्मियों को फायर अफसर ने यह प्रशिक्षण दिया, सिलेंडर में लगी आग को कैसे बुझाएंगे। इसके लिए सिलेंडर में पहले आग लगाया गया, फिर एक कर्मी ने भीगे कंबल से सिलेंडर में लगी आग को बुझा दिया। वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी संतोष पांडे ने बताया कि बेतिया की घटना के बाद विभाग से निर्देश आया है कि सभी गैस गोदाम की जांच की जाए और वहां आग बुझाने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इधर संतोष पांडे ने बताया कि चंद्रलोक गैस एजेंसी के गोदाम में व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग का अभियान अभी बेतिया में आग लग गई थी और उसके चलते वरीय अधिकारी मुख्यालय से हम लोग को दिशा निर्देश मिला है कि सभी गैस एजेंसी को जांच करना है। उसी क्रम में हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर के जो भी गैस एजेंसी है सबको जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जिनमें कमी बेसी है उनको हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं कि ये जो आपका कमी के दौरान लिख देते हैं कि आप ये सब ठीक करवाइए। और हम लोग आज उसी दौरान में हमारे वरीय अधिकारी के अध्यक्षता में आज हम लोग इनका ऑडिट किए हैं। ऑडिट के दौरान संभवतः सब ठीक पाया गया है और जो कमी बेसी है थोड़ा बहुत अग्निशमन यंत्र इनको लेना है, तो ये इनको टाइम हम लोग दिए हैं 30 दिन का कि 30 दिन के अंदर में ये आपको जो अग्निशमन यंत्र है इसको खरीद लेंगे और यही सब हम लोग इनको दिशा निर्देश दिए हैं। गुरुवार को दी मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष अमरनाथ पांडे और उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय के द्वारा वर्ष 2021 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए पैक्सों और व्यापार मंडलों को कैश क्रेडिट स्वीकृति की अनुशंसा की गई। साथ ही पिछले बैठक की कार्यवाही और ओटीएस योजना में प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया। मुजफ्फरपुर जिला सहकारी बैंक के बोर्ड की आज बैठक थी। अमरनाथ पांडे चेयरमैन, जिनकी अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और हम लोग निदेशक मंडल के साथी के साथ ये निर्णय लिए कि गेहूं की जो अधिप्राप्ति अभी होने वाली है उसमें प्रत्येक पैक्स को 2 लॉट का पैसा 11 लाख रुपया निदेशक मंडल के साथियों ने स्वीकृति दिया कि उनको सीसी लिमिट मिलेगा। किसान भाइयों से आग्रह है कि अपना गेहूं बिचौलिया के हाथ न बेच के हमारे जो सरकारी पैक्स हैं उसके द्वारा उसके साथ मिलके व्यवसाय करें, ताकि उनको 1975 रुपया जो फिक्स हुआ है सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका लाभ उनको मिल सके। गुरुवार को क्लब रोड में गुरुद्वारा के समीप बिहार का पहला रियलमी के एक्सक्लूसिव शोरूम रियलमी स्मार्ट स्टोर का शुभारंभ स्टोर के प्रोपराइटर चंदन सराफ की मां के द्वारा फीता काटकर किया गया। शोरूम को दीप प्रज्वलन और विधिवत पूजा अर्चना के बाद ग्राहकों के लिए खोल दिया गया। शोरूम के प्रोपराइटर चंदन सराफ ने बताया कि पूरे बिहार में रियलमी का यह पहला स्टोर है, जहां एक ही छत के नीचे रियलमी के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है, जिसमें स्मार्ट टीवी से लेकर स्मार्ट मोबाइल पूरे एक्सेसरीज के साथ ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 दिनों के लिए ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट भी दिया जाएगा। आज रियलमी का बिहार का पहला एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम खोला गया है। इसमें रियलमी के सभी उत्पाद उपलब्ध हैं, उचित मूल्य पे उपलब्ध हैं। यह देवी मंदिर रोड, क्लब रोड नियर गुरुद्वारा के पास स्थित है। ग्राहकों के लिए क्या विशेष सुविधा है आपके शोरूम में? ग्राहकों के लिए सर हम ये बजाज सुविधा है, लोन की सुविधा है, एक्सचेंज की सुविधा है और बजाज ग्राहक को सभी उचित मूल्य पे उपलब्ध होंगे प्रोडक्ट। कुछ छूट भी दिया जा रहा है। अभी इनॉग्रेशन पे हमारे यहाँ 22 और 23 तारीख को ऑफर दिए जा रहे हैं कस्टमर। आम ग्राहकों से क्या अपील रहेगी आपके? आम ग्राहकों से कल तक आम ग्राहक को रियलमी के प्रोडक्ट नहीं मिल पाते थे, जो कि अब उन्हें बेहतर इस शोरूम में उपलब्ध होंगे। मोबाइल के साथ और क्या क्या है? मोबाइल के साथ हमारे पास रियलमी के उत्पाद में टीवी आती है, जो कि 3 तरह की टीवी उपलब्ध है। एसेसरीज है, एसेसरीज का पूरा रेंज है, प्लस स्मार्ट फैशन प्रोडक्ट में टी शर्ट्स हैं और ये अभी जो भी कंपनी ने और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए वो भी उपलब्ध है।